स्टूडेंट्स वेलकम टू प्राची फाउंडेशन ऑनलाइन क्लासेस। और आज हम स्टडी करेंगे चैप्टर 4 डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन का ब्रेन टीजर एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मैं आपको नहीं बता रहा हूं, होप सो आपके लिए इजी होंगे। हम स्टार्ट करें उसका क्वेश्चन नंबर 1 का बी, और उसका फर्स्ट क्वेश्चन L varies directly as m and L is equal to 5 when m is equal to 2 by 3 when m is equal to 2 by 3 find L when m is equal to 16 by 3। तो यहाँ पर आपको पता है कि जब डायरेक्ट वेरिएशन होता है दो क्वांटिटीज में तो रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है, जिसका कि फॉर्मूला आपने पढ़ा है x1 by y1 is equal to x2 by y2। ओके, तो हम देखते हैं इसमें आगे। लेट्स सी कि L और M की वैल्यू, यानी कि आप समझ सकते हो L1 by M1 विल ऑल्सो भी इक्वल टू L2 by M2, यानी कि L और M की पहली दूसरी वैल्यू की मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर L की वैल्यू 5 है तो M की वैल्यू है 2 by 3। एम आई राइट? यस, दिस इज 2 by 3। और हमको फाइंड करनी है L की वैल्यू अगर M की वैल्यू हो जाती है 16 by 3, राइट? तो देखो आप डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में चला जाता है, तो ये हो जाएगा 3 into 5 by 2 and this will become 3L by 16। So 3 5s are 15 by 2, this will be 3L by 16। हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3L into 2, 16 into 15। So 3 2s are, this will be 6L, 16 into 15। So L की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 16 into 15 by 6। सो आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। 3 2s are 3 5s are 2 1s are 2 8s are। सो L की वैल्यू हो गई 8 5s are 40। सो व्हेन वैल्यू ऑफ M will be 16 by 3, वैल्यू ऑफ L will be 40। A bowler throws a cricket ball at a speed of 36 km per hour. How long does this ball take to travel the distance of 20 meter to reach the batsman? तो जैसा आप एक इस पिक में देख सकते हो कि बॉलर से बैट्समैन का डिस्टेंस यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कितना है, 20 मीटर है। ओके, नाउ बॉलर जो जिस बॉल से स्पीड फेंक रहा है दैट इज 36 किलोमीटर पर आवर और डिस्टेंस यहाँ पे मीटर में है। तो जैसा आप देख रहे हो कि स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर में है, 36 किलोमीटर पर आवर, पर यहाँ पे डिस्टेंस मीटर में, तो हम इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे? पहले हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे किलोमीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड में। सो वी विल मल्टीप्लाई 1000 एंड देन वी विल डिवाइड बाई 3600, क्योंकि आपको पता है 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स। तो यहाँ पर ये हो गए कैंसल आउट, 36 वनजा एंड देन वनजा, तो आपके पास इसकी स्पीड आ गई 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, 10 मीटर पर सेकेंड। तो अगर आपके पास स्पीड है इसकी, अगर आपके पास डिस्टेंस है और आपको टाइम पता करना हो, क्या करोगे आप? आपको पता है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे सीधा सीधा, क्योंकि आपके पास डिस्टेंस है 20 मीटर और आपकी जो बॉल की स्पीड है दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। सो आंसर विल बी 2 सेकेंड। It will take 2 seconds to reach the batsman, right? Okay, now let's solve the question number C. Sweets from a packet were distributed among 50 children and each of them received 4 sweets. If it is distributed among 40 children, how many sweets will each child get? देखिए स्वीट्स तो हमारे पास उतने ही हैं। अगर वहां पर 50 स्टूडेंट्स हैं या 50 चिल्ड्रन हैं तो हर एक को कितने मिलेंगे? 4 स्वीट्स मिलेंगे, हर एक को 4 स्वीट्स मिलेंगे। पर ऑब्वियस ही बात है कि अगर बच्चे कम हो गए, 50 से 40 हो गए, तो एक बच्चे के हिस्से में एक बच्चे को ज़्यादा स्वीट्स मिलेंगे। इसका मतलब when you are increasing one quantity the other quantity is decreasing, so the relation between these two quantity is inverse variation। और आपको पता है कि inverse variation में प्रोडक्ट हमेशा इक्वल होता है, x1 into y1 is equal to x2 into y2। so let's take number of children. For number of children we will take variable x, and for number of chocolates or the sweets each student will get को हम लेते हैं y। so if there are 50 children each one will get 4 and if there are 40 children तो हमको पता करना है कि कितने स्वीट्स हर एक को यहाँ पर मिलेंगे, राइट?
तो यहाँ पर हम इसको सीधे सीधे फॉर्मूले में पुट कर देते हैं. 50/4 will be equal to 40/y. So y will be equal to 40 into 4/50. ओके सॉरी, हमको करना है प्रोडक्ट इक्वल होगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 50 इंटू 4 विल बी इक्वल टू 40 इंटू वाई. सो वाई विल बी इक्वल टू 50 इंटू 4/40. So y is equal to 5. So if there are 40 children, so each children will get 5 sweets, right? Now let's move to the next question. D, if y is directly proportional to 1 by x and x is equal to 2 when y is equal to 20, what is the value of x when y is equal to 1.25? यहाँ पर आपको ध्यान देना है x और y डायरेक्ट वेरिएशन में नहीं है. x और 1 by x and y are in direct variation. 1 by x and y are in direct variation. So आपको पता है कि डायरेक्ट वेरिएशन में एवरी टाइम रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है. सो वी कैन से दैट 1 by x by y is what? In this time this is, if x is equal to 2 तो 1 by x क्या हो जाएगा? अगर x की वैल्यू 1/2 है तो ये हो जाएगा 1/2 और y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 20. सो इफ यू सॉल्व इट, ये हो जाएगा 2 नीचे आ जाएगा. सो दिस विल बिकम 1/40. तो आपको पता है कि रेशियो कांस्टेंट होता है. अब इस बार क्या है कि अगर x की वैल्यू, हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है, अगर y की वैल्यू 1.25 हो जाती है तो अगेन 1/x और बाई y की वैल्यू तो 1/40 होगी, पर इस बार क्या है कि आपके पास y की वैल्यू दूसरी है, दैट इज 1.25. तो उसके अकॉर्डिंगली हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है. तो ये हो जाएगा यहाँ पर 1/x into 40 is equal to 1.25, which means this will be x is equal to 40/1.25. इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे हम तो ऊपर आ जाएगा 100 और ये हो गया 125. दैट्स राइट. 25 5s and 25 4s. So 5 1s and 5 4s. तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 4s 16 हो जाएगी, राइट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. इसके क्वेश्चन नंबर ई. इफ L is inversely proportional to root m and L is equal to 6 when m is equal to 4, what is the value of m when L is equal to 4? देखिए L और m डायरेक्ट वेरिएशन में नहीं है, L एंड रूट m डायरेक्ट वेरिएशन में है. इसका मतलब L बाई रूट m क्या हो जाएगा? देखते हैं. इनवर्स वेरिएशन में तो प्रोडक्ट सेम होगा यहाँ पे. इसका मतलब ये हो जाएगा, देखिए पहले L इंटू रूट m निकाल लेते हैं फर्स्ट केस में, तो ये हो जाएगा 6 और अगर इंटू रूट, अब ये कि रूट m की बात हो रही है तो m की वैल्यू है 4 रूट, तो ये प्रोडक्ट हो जाएगा 6 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 12. अब अगर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m इफ L इज इक्वल टू 4? अगेन देखिए कंडीशन तो वही है, इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा. अगर L की वैल्यू 4 है तो m की वैल्यू हमको फाइंड करनी है. तो यहां पर हो जाएगा रूट m इज इक्वल टू 12/4. 4 1s 4 3s. तो आपके पास आ गया रूट m इज इक्वल टू 3. दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो यहां से m की वैल्यू आ जाएगी 9. दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर रूट हट गया और 3 का स्क्वायर हो गया 9. तो इस केस में m की वैल्यू हो गई 9. तो क्वेश्चन नंबर 2, डिटरमाइन फ्रॉम द वैल्यूज ऑफ x एंड y गिवन बिलो वेदर दे आर वेरी डायरेक्टली और इन्वर्सली और इन नीदर ऑफ दीज वेज. तो हमको ये पहचानना है कि जो गिवन डेटा है ये डायरेक्ट वेरिएशन में है, इन्वर्स वेरिएशन में है, या फिर इसमें से कोई भी वेरिएशन में नहीं है. तो एट एवरी टाइम सबसे पहले अगर हम कंसिडर करें डायरेक्ट वेरिएशन को, तो डायरेक्ट वेरिएशन में आपको पता है कि x और y इन एनी कंडीशन उनका रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले 12/9. ओके, सो दिस इज व्हाट 3 3s and 3 4s दैट इज 4/3. फिर सेकेंड x और y की क्वांटिटी 3/36. दिस इज 1s and 12s. तो आप देख सकते हो ये 1/12 हो गया. इसका मतलब रेशियो तो कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब डायरेक्टली इनवर्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है. और अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है तो फिर हम देखते हैं क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है.
तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल के लिए आपको पता है कि प्रोडक्ट इक्वल होने चाहिए, प्रोडक्ट। तो पहले देखते हैं 12 इंटू 9 गिव्स यू 108, देन यू सी 3 इंटू 36, इनका प्रोडक्ट जो होगा 36 3 सा भी 108 होता है, ओके। एंड देन यू सी 27 इंटू 4, सो 27 इंटू 4 भी 27 इंटू 4 भी 108 होता है, राइट? Okay, this is also 108. Also you can see 6 into 18. So 6 into 18 also come 108, and 2 into 52. So 2 and 52 is obviously 108. So you can see that product is constant, so it vary inversely. Okay, so let's take a look of its second question. यहाँ पर भी x और y की डिफरेंट वैल्यूज है, जैसे x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 20 है तो y की वैल्यू 8 है, जब x की वैल्यू 30 है तो इसकी 10 है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या ये डायरेक्टली वेरिएशन है, क्या ये डायरेक्ट वेरिएशन में? तो डायरेक्ट वेरिएशन में रेशियो सेम होता है। सो एट एवरी कंडीशन व्हाट वी डू, वी डिवाइड 2 1 2 दैट इज 2/1। वहीं पे हम देखते हैं 20/8, दूसरा जो इसका वैल्यू है दैट इज 4 2 एंड 4 5, ये हो रहा है 5/2। तो सीधी सी बात है, रेशियो तो कांस्टेंट यहाँ पे नहीं है। अगर रेशियो कांस्टेंट नहीं है मतलब ये डायरेक्ट वेरिएशन में नहीं है। तो फिर देखते हैं क्या इनवर्स वेरिएशन में है। तो इनवर्स वेरिएशन में प्रोडक्ट सेम होना चाहिए, 4 इंटू 8 एंड 20 इंटू 8 इज 160। यहाँ पे प्रोडक्ट भी कांस्टेंट नहीं है, यानी कि प्रोडक्ट भी इक्वल नहीं है, रेशियो भी इक्वल नहीं है। इसका मतलब ना तो ये डायरेक्ट वेरिएशन में है और ना ही इनवर्स वेरिएशन में है, राइट? तो जैसा हमसे क्वेश्चन में पूछा था, इट कैन बी वेरी डायरेक्टली, इनवर्सली और नीदर ऑफ दीस वेज। सो it is neither direct, it is neither in direct variation or nor in inverse variation, neither direct nor inverse. Okay, now let's move to the क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर भी हमको देखना है कि क्या ये डायरेक्ट वेरिएशन है या इनवर्स वेरिएशन है। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट को कंसीडर करते हैं, एंड एवरी टाइम अगर x 2 है तो y है 10। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 1 2 5 दैट इज 1/5। अगर x 9 है तो y है 45। तो देख लेते हैं इसको, 9/45, 9 1 9 5, अगेन द रेशियो इज 1/5। 7/35 को कर लेते हैं, 1 5, दिस इज ऑल्सो 1/5। वैसे ही 4/20 को ले लेते हैं, 1 5, दिस इज ऑल्सो 1/5। एंड देन अगेन 3/15, 1 5, ये भी आ गया 1/5। तो आप देख सकते हो एट एवरी टाइम इट्स रेशियो इज कांस्टेंट। सो वी कैन से the given terms are in direct variation. The given terms are direct variation. Let's move to the question number 3. Question number 4, if x and y vary inversely and y is equal to 45, find x when constant of variation is equal to 9. आपको पता है कि जब x और y इनवर्स वेरिएशन में होते हैं तो उनका प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, x इंटू वाई हमेशा एक कांस्टेंट होता है। इसी को हम दूसरे वर्ड्स में बोल सकते हैं x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2, यानी कि प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे वो जो कांस्टेंट प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू है 9, x एंड y वेरी इनवर्सली एंड y इज इक्वल टू 45। सो x इंटू वाई की वैल्यू है हमारे पास 45। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9/45, 1 एंड 5। सो वैल्यू ऑफ x इज 1/5। Okay, so the next question, very interesting. Oranges cost rupees 54 for 3 dozens in the supermarket. What is the cost of 8 oranges? So you know that 1 dozen is equal to 12 oranges. In such case, 3 dozens will be 12 into 3, 36 oranges, right?
Now, so cost of 3 dozen oranges, it means 36 oranges is 54. So now we make a table to show the relation, and then if you take cost, if you take x for the quantity and y for the cost, so we can say that for 3 dozen, it means the cost of 36 oranges is 54. We need to find cost of 8 oranges. 8 oranges. So here 8 by y. Now, the more you purchase the oranges, जितना ज़्यादा आप oranges खरीदोगे उतना ज़्यादा आपको मनी पे करना होगा. पे करना होगा तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट वेरिएशन में है, सीधी सी बात है. अगर अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है और दूसरी भी इंक्रीज हो रही है तो ये डायरेक्ट वेरिएशन में है. तो डायरेक्ट वेरिएशन में आपको पता है x1 बाई वाई वन इज इक्वल टू x2 बाई वाई टू. तो 36 बाई 54 विल बी इक्वल टू 8 बाई वाई. यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा है ये 9 से, 9 6 ज़ा 9 4 ज़ा 2 3 ज़ा और ये हो गया 2 2 ज़ा. तो ये बन गया 2 बाई 3 इज इक्वल टू 8 बाई वाई. सो वाई हो जाएगा 8 इंटू 2, 8 इंटू 2 बाई 3, राइट. ओ y की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 8 इंटू 3 बाई 2. सो 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा. तो y इज इक्वल टू 4 3 ज़ा 12 रुपीज़. सो कॉस्ट ऑफ 8 डजन, 8 डजन नहीं 8 ऑरेंजेस की वैल्यू जो है वो हो गई 12 रुपीज़. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन. अ कार ट्रेवल 60 किलोमीटर इन 1 hour 30 minutes. How long will it take? How long will it take to cover a distance of 100 kilometer at the same speed? Again, देखिए स्पीड तो सेम है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आप जितना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करोगे उतना ज़्यादा आपको टाइम लगेगा. इट मीन्स वन क्वांटिटी इंक्रीज होने से दूसरी क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है. इसका मतलब ये डायरेक्ट वेरिएशन में है. और डायरेक्ट वेरिएशन के लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा ही है, x1 बाई वाई वन इज इक्वल टू x2 बाई y2. तो इसको क्या कर लेते हैं हम, एक टेबल में कर लेते हैं अरेंज. ओके, सो नाउ लेट्स सी. अगर हम डिस्टेंस को x, डिस्टेंस के लिए x और टाइम के लिए y लेंगे तो आप देख सकते हो कि 60 किलोमीटर ट्रैवल करने में 1 hour 30 minutes. 1 hour 30 minutes को आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 बाई 2 आवर्स, या फिर आप लिख सकते हो इसको 3 बाई 2 आवर्स. इतना टाइम लगता है. तो 100 किलोमीटर ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा? डायरेक्ट वेरिएशन है ये. ओके, सो हम यहाँ पे देख सकते हैं इसको सॉल्व करके, और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 60 बाई 3 बाई 2 इज इक्वल टू 100 बाई वाई. सो यहाँ पे ये हो जाएगा y इज इक्वल टू, आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 100 इंटू 3 बाई 2, और ये 60 आ जाएगा नीचे यहाँ पे. सो 0 0 कैंसिल, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, दैट इज 5 बाई 2. तो 5 बाई 2 हमारा आंसर आ रहा है. 5 बाई 2 का मतलब है, 5 बाई 2 का मतलब है 2 1 बाई 2 आवर्स. तो अगर 100 किलोमीटर ट्रैवल करना हो तो 2.5 आवर्स लगेंगे. ऐसा 60 किलोमीटर पे 3 बाई 2 आवर्स था. ओके, now let's see the next question. Question number 7. The extension of an elastic spring is found very directly with the weight suspended from it. If a weight is 75 kg produces an extension of 1.4 centimeter, calculate the weight that would produce an extension of 9.8 सेंटीमीटर. तो एक ऐसा ही एक स्प्रिंग वाला जो हमारा सिस्टम होता है वेट मेजर करने का, आप देख सकते हो यहाँ पे हमने कुछ वेट हैंग किया हुआ है जैसे पोटैटो. तो जितना ज़्यादा इसका वेट होता है, वेट जितना ज़्यादा होता है उतना ज़्यादा इस स्प्रिंग में एक्सटेंशन होता है.
उतना ज़्यादा इतना उसमें एक्सटेंशन होता है। तो अगर हम देख सकते हैं कि 75 kg प्रोडक्ट पे अगर एक्सटेंशन 1.4 सेंटीमीटर है, तो हमको ये पता करना है कि अगर 9.8 सेंटीमीटर है तो फिर उसमें वेट कितना है। तो यहाँ पर फिर से जितना ज़्यादा वेट होगा उतना ज़्यादा एक्सटेंशन होगा। इसका मतलब कि ये है डायरेक्ट वेरिएशन। और डायरेक्ट वेरिएशन के लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा है x1 बाई वाई वन इज इक्वल टू x2 बाई वाई टू। अब इसको हम एक टेबल के फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं, राइट। सो इफ यू टेक फॉर वेट यू टेक x and then for extension you take y, so you can say that for 75 kg the extension is 2.4, तो 9 point extension के लिए हमको कितना वेट चाहिए, so we put x here। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट वेरिएशन में है तो ये हो जाएगा 75 बाई 2.4 इज इक्वल टू ये हो जाएगा x बाई 9.8। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 75 इंटू 9.8 बाई 2.4। क्या 9.8 डिविजिबल है 2.4 से? यस, नो, ओके। सो यहाँ पे पॉइंट पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 75 इंटू 98 बाई 24। सो नाउ यू कैन कैंसिल आउट फ्रॉम 3। सो दिस इज 3 8 जा, दिस इज 25 टाइम्स 2 4 जा, 2 4 जा एंड देन 2 9 जा, दैट इज 25 इंटू 49 1225। और उसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 306.25 सेंटीमीटर। तो इतना एक्सटेंशन होगा। तो अगर 75 केजी में 1.4 का एक्सटेंशन हो तो 9.8 के लिए हमको कितना केजी चाहिए था, तो ये हो जाएगा 306.25 केजी की ज़रूरत होगी हमको इतना एक्सटेंशन उस मशीन में गेन करने के लिए। But not the least, question number 8, in 25 days the earth picks up 6 into 10 to the power 8 pounds of dust from the atmosphere. How much dust will it pick up in 15 days? So you can say that in 25 days the earth picks up 6 into 10 to the power 8 pound of dust. So in 15 days how much it is going to pick? ओके, दिस इज द क्वेश्चन। सो इसमें जितने ज़्यादा दिन होंगे उतना ज़्यादा वेट ऑफ डस्ट, मास ऑफ डस्ट जो है वो पिक कर लेगा कौन, अर्थ का एटमॉस्फेयर। इसका मतलब ये डायरेक्ट वेरिएशन में है। इसका मतलब x1 बाई वाई वन इज इक्वल टू x2 बाई वाई टू। और इसका मतलब हो जाएगा 25 बाई 10 इंटू 6 इंटू 10 टू दी पावर 8, 6 इंटू 10 टू दी पावर 8, और ये हो जाएगा इज इक्वल टू 15 बाई वाई। तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 15 इंटू 6 इंटू 10 टू दी पावर 8 बाई 25। 3 ज़ा 5 हो गया, ये 5 5 ज़ा। सो वाई इज इक्वल टू 6 3 ज़ा 18, 10 टू दी पावर 8 को ऐसे भी लिख सकते हैं कि 10 इंटू 10 टू दी पावर 7, और यहाँ पे 5 हो गया, 5 1 ज़ा 5, 2 ज़ा 18, 2 ज़ा ये हो गया 36 इंटू 10 टू दी पावर 7। अगर हम इसको पिछले वाले से कंपेयर करें तो हम इसको लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 8 पाउंड ऑफ वेट। तो वाई की वैल्यू सॉल्व करने से आ रहा है कि अर्थ इतने दिन में 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 8 वेट पिकअप कर लेगा। ओके,